दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कहानियों का एक अहम हिस्सा होता है। ताउम्र ये कहानियाँ हमें हँसाती है, रुलाती है और बहुत कुछ सिखाती भी है। इंसान भी उन्हीं में से एक है जो अपने में ढेरों कहानियाँ समेटे होता है। आज के हमारे गेस्ट भी अपने में ढेरों कहानियाँ समेटे हुए हैं। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो गज़ल गायक हैं, जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं और पोएट भी हैं। तो आइए मिलते हैं विनीत शुक्ला जी से। नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सबसे बढ़िया बात ये है कि बीजीटी शो पर आज मैं हूँ, बिल्कुल तो सर, रियली वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच सर। सर, हम अपना पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं कि आपका शायरी की तरफ रुझान कैसे आया और आपने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट किया? शायरी देखिए, मेरा एक ठोस मानना है, अभी काफ़ी यंगस्टर्स को भी मैं देख रहा हूँ, एक व्यक्ति की सही समझ डेवलप होती है उसकी 10th 11th 12th की एज में। तो ये 11वीं 12वीं की जो एज होती है, ये आदमी का व्यक्तित्व तय कर देती है दरअसल, कि वो किस प्रकार का व्यक्ति आने वाले समय में होगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि वो 11th 12th वाले बच्चे से समझें बेहतर तरीके से। तो वहाँ से व्यक्ति का रुझान होता है या तो लिटरेचर की तरफ, कुछ बच्चे बदमाश होते हैं, वो युवावस्था से एक अलग प्रकार की उनमें नेतृत्व क्षमता होती है, तो निश्चित तौर पे उनका जो रुझान राजनीतिक तरफ जाएगा। बिल्कुल। कुछ जो होते हैं, बशीर बद्र साहब कहते हैं, कागज़ में दब के मर गए कीड़े किताब के, दीवाना बेपढ़े लिखे मशहूर हो गया। तो कुछ का ध्यान किताबों की तरफ चले जाता है, अच्छे म्यूज़िक की तरफ जाता है। म्यूज़िक में डिविजन्स होते हैं, कुछ फिल्म म्यूज़िक की तरफ जाते हैं, कुछ क्लासिकल की तरफ जाते हैं। तो ये व्यक्तित्व उस वक्त पे डिसाइड हो जाता है। मेरी भी वही एज थी एग्जैक्टली, जब 93 94 में 11 12th का दौर था। और मैं ये बड़ी अजीब सी बात है, मैं पहली बार शायद जाहिर कर रहा हूँ कहीं पे, ये बड़ी अजीब सी बात है कि शायरी की तरफ जो आपने रुझान पूछा, तो वो अक्सर बड़े खाटी शायरों को सुन के आता है, लेकिन कुछ लिखने पढ़ने का जो एक वो होता है ना, जिसे कहते हैं बचपन से कुछ भी बेतुकी बातें लिखना, उसको कविता कह लेना, तो वो था मेरे अंदर कहीं। लेकिन फिर मैंने एक बार पहली एक लाइन पढ़ी कहीं शायरी की, जहाँ तक बात है, कि चांद अगर पूरा चमके तो उसके दाग चमकते हैं। चांद अगर पूरा चमके तो उसके दाग चमकते हैं, एक न एक बुराई तय है सारे इज्जतदारों में। ये लाइंस थी आलोक श्रीवास्तव दादा की। मुझे गालिब, मीर, मोमिन, ज़ौक, ये या फिर दूसरी पंक्ति में हम आए तो बशीर बद्र साहब, वसीम बरेलवी साहब, कतील छिपाई साहब, लेकिन ये एक नाम मुझे शायरी के लिहाज से बड़ा, मैंने आलोक श्रीवास्तव मीन्स मतलब सामान्य लोग के नाम भी शायर होते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ से एक रुझान डेवलप हुआ। उसके अलावा जगजीत सिंह साहब चल ही रहे थे जहन में कहीं ना कहीं, वो म्यूजिक उसी टाइम से हावी था। तो अच्छा सुनना तो तय था, अच्छा पढ़ना इस माध्यम से तय हुआ। फिर उसी एज में सौभाग्य ये है कि हम लोग इंदौर के लोग हैं, तो हमारे पास राहत इंदौर ही रहे। सर का बड़ा आशीर्वाद रहा, बिल्कुल एक पुत्रवत स्नेह देते हुए उन्होंने हमेशा, जब भी मैंने कुछ पूछा कठिनाई को, तो उन्होंने समझाया। फरियाद बहादुर साहब इंदौर में बड़े शायर, बांदा नवाब जो रहे खानदान, जिन्होंने हमारी लड़ाई लड़ी स्वतंत्रता की, उस परिवार से फरियाद बहादुर साहब यहाँ पर हैं इंदौर में। ये इंदौर को मालूम होना चाहिए जहाँ तक मैं समझता हूँ। और बहुत अच्छे शायर भी हैं। उनका शेर मुझे बड़ा प्रभावित करता रहा हमेशा से, कि उस बूढ़े सूरमा का मुकद्दर है बस यही, उस बूढ़े सूरमा का मुकद्दर है बस यही, कि दीवार पे टंगी हुई तलवार देखना। तो ये एक 2 लाइनर में मुझे बड़ा प्रभाव देता है इन सब। तो सोहबतें असर करती हैं और शायरी चलती है, फिर अच्छा से अच्छे की तरफ आप जाते हैं। तो वो अर्ली 90s का दौर कैसा था, जब बिल्कुल कुछ फोन्स नहीं होते थे, एकदम कैसेट्स पे आप कैसे सुनते थे, क्या था? मैं भी देखता हूँ कई बार चीजें पलट के, आज आपके पास एक क्लिक पर यू गॉट एनीथिंग। आप यकीन कीजिए कि आज मैं जब वो व्हाट्सएप पर आप एआई देखते हैं, एक एआई का ऑप्शन भी श्रोता भी देख ही रहे होंगे, कि आप यू आस्क एनीथिंग, वो बता रहे हैं आपको, कितना सुलभ हो गया है। हालांकि मेरा जो दौर था वो 90s का जिसकी आप बात कर रही हैं, तो गज़लों के प्रति दीवानगी और जगजीत सिंह साहब के प्रति तो एक विशेष दीवानगी, बिल्कुल, क्योंकि वो आवाज़ समझ में आ गई। एक वो हमारे उसके ठीक पहले वाला दौर था जी, जो आप आज दोष दे रहे हैं ना, कि ये रैपर और पंजाबी और भांगड़ा और ये घुस गया है सब इंडस्ट्री में, उस टाइम भी था, ये बाकायदा था। रैप लाने वाले इंडिया में बाबा सहगल रहे, उनका एल्बम था ठंडा ठंडा पानी, उस दौर के लोग शायद याद रखेंगे इस बात को, बड़ा हावी था वो।
और हसन जहांगीर उधर हवा लेके आए थे, खुशबू लुटा दे हवा, हवा आए हवा मुझको पता दे। तो वो एक दौर भी चल रहा था अपने आप में पैरेलल। गजल गायकी जो थी वो महदूद थी बंद कमरों तक। अक्सर दादा या परदादा टाइप के लोगों को आप गजलें सुनना ऐसा मानते थे लोग, अभी भी मानते हैं लोग, कई लोग। लेकिन उसका काट है, मैं बताता हूँ आपको, बहुत अच्छी बात है उसके लिए कि बेगम अख्तर साहिबा हो या मेहंदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, इनकी जो गजलें थी बड़ी पारंपरिक रंग में ढंग में थी। हारमोनियम और वो सारंगी और तबला, एक टिपिकल जो, हालांकि गजल का सौंदर्य भी वही है, आज भी मजा आता है उनको सुनने में, उस्तादों को सुनने में, क्या बात। लेकिन वो किन तक सीमित थी, जो समझने वाले क्लासिकल म्यूजिक वालों को, बहुत पकड़ वालों को, एक उम्र दराज लोगों को। बिल्कुल। अचानक गजल जो है वो बंद कमरों से निकल के ड्राइंग रूम में आई। और ड्राइंग रूम में क्यों आई? क्योंकि उससे लेकर आए जगजीत सिंह साहब। एक 12वीं क्लास के लड़के को क्या गजल सुनने की समझ में आएगी, आप बताइए। लेकिन वो आवाज या उस म्यूजिक के पैटर्न ने अचानक बजते हुए कि ठुकराओ के प्यार करो मैं नशे में हूँ, जो चाहो मेरे यार करो मैं नशे में हूँ, या अचानक शिव बटालवी का वो उसी एनकोर एल्बम की बात कर रहा हूँ, उस दौर का आया हुआ एल्बम था, उसमें शिव बटालवी साहब का था कि मैनू तेरा शबाब ले बैठा, रंग गोरा गुलाब ले बैठा, चंगा होंदा सवाल ना करदा, मैनू तेरा जवाब ले बैठा। और ये बात सादा थी शिव बटालवी की, लेकिन जब जगजीत सिंह साहब की कंपोजिशन में गिटार के साथ, हल्के से ड्रम बीट्स के साथ में, कहीं पीछे से आते हुए सैक्सोफोन के साथ में आई ना, और फिर वो उस महामानव की आवाज, आज तक मैं समझता हूँ कि जो कॉलेज जाने वाले लड़के लड़कियां हैं उनकी मोबाइल्स में होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है 100% स्टोर में या उनकी रिंगटोन के रूप में उपस्थित है। जबकि उनको गए हुए पिछले 10-12 साल हो गए हैं, लेकिन क्या लेगेसी है। तो अच्छा सुनना भी जगजीत सिंह साहब ने मुझे सिखाया। तो ये वो दौर था मेरा, तो 94 टू टिल नाउ इट इज़ ऑल जगजीत सिंह। मेरे लिए सब कुछ वही है। मैंने दूसरा म्यूजिक में नहीं सुनता हूँ। कुछ एक ऐसा आ जाता है जो ड्राइविंग मोड पे कुछ सॉन्ग से जो अच्छे लगने लगते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ऑलवेज देयर विद हिम। ओके, सो ऐसे हमको पता है कि हमें उड़ती उड़ती खबर आई है कि आप जगजीत सिंह जी के शागिर्द रहे हैं आप। तो आप, मुझे ये जर्नी जाननी है आपकी कि उनसे आप कैसे मिले, कैसे आप रहे हैं, वो एक कहानी आप बताना चाहें अगर तो। देखिए, उनका शागिर्द कहलाना बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं उनका शागिर्द। क्योंकि यदि उनका, हालांकि बड़े नाम रहे हैं, घनश्याम वासवानी जी जैसे, ये सब लोग उनके यहाँ, सभी लोगों ने जो इंडस्ट्री के बाद के गज़ल गाए कि सब ने उनसे कुछ ना कुछ लिया है। तो उसी तारतम्य में मैंने कई मूर्ति बना के ले लिया उनसे जो लेना था। लेकिन ये ज़रूर रहा कि जब उनकी कैसेट सुनते थे तो उस ज़माने में इंदौर में एक ही म्यूज़िक प्लेनेट था, वो सारेगामा करके शॉप है बड़ी फेमस। तो वो कोठारी मार्केट से निकलते हुए उनका क्या जो डिस्प्ले है वो सामने दिखता है। राजकुमार भैया, कमलेश भैया, वो लोग बड़े इंदौर के संगीत को बहुत दिया उन्होंने। वो एल्बम्स लाना, कैसेट्स लाना, वो तो वहाँ पर अक्सर क्या होता था कि जब हम वहाँ से निकलते थे, साइकिल के लोग थे तो बड़ी हसरत से उस दुकान को देखते थे। तो वहाँ पर अचानक एक नई रिलीज, अपकमिंग रिलीज का पोस्टर आया हुआ होता था। अक्सर उसमें जगजीत सिंह साहब का नया एल्बम यूनिक आया था उस वक्त पे। मिराज आया था एक एल्बम जिसकी गज़ल बड़ी मकबूल थी कि अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हमें, निदा फाजली साहब। तो उनके पोस्टर्स, तो मेरी जिद ये होती थी कि उस दुकान पे जाके और वो पोस्टर मुझे चाहिए सिर्फ, और पहली कैसेट मैं लूँगा जब भी बॉक्स खुलेगा। ऐसा तो मैं एकाधिकार समझता था ऐसा अपने आप के ऊपर कि जगजीत सिंह साहब सिर्फ मेरे हैं, मतलब क्योंकि वो बंद कमरे में उनकी गज़लें सुनना तो ऐसा लगता था कि सिर्फ मेरे लिए गाया इन्होंने और मैं ही समझ रहा हूँ, बाकी सब पागल हैं। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, इस कदर का मोहब्बत। उसी दौर में इंदौर में कोई शो की घोषणा हुई, लता अलंकरण समारोह इंदौर में नेहरू स्टेडियम में था उस दिन। संभवतः नौशाद साहब को दिया गया था वो। ओपन स्टेडियम में बड़ा जलसा होता था। वो लता मंगेशकर अलंकरण की आभा ही कुछ और थी। टिकट्स खरीद के लोग बड़े नेहरू स्टेडियम में, चारों तरफ हुजूम है और वो परफॉर्मेंस। मैं उस शो का दूर गैलरी में बैठा हुआ कोई 1-8 लाखवां हिस्सा होऊंगा कहीं। सबसे सस्ता वाला तो टिकट मिला था कि जगजीत, अच्छा समझ के ये गए थे कि हम तो मतलब हमारा शो है ये। और मुझे जगजीत जी उस वक्त इतने से दिखाई दिए थे दूर स्टेज पर। बस ये था कि मैं उस आभा मंडल में हूँ कि यहाँ पे जगजीत सिंह हैं और मैं कहीं किसी कोने में सुन रहा हूँ। लेकिन उस दिन बड़ा दुखी होके लौटा मैं, दरअसल क्योंकि मेरा थोड़ा सा भ्रम टूटा उस दिन
कि अपने से आगे इतनी बड़ी लेयर है इनको चाहने वालों की, बिल्कुल, जिनमें करोड़पति लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं जो आगे फ्रंट सीट्स पे बैठे हैं, जिन्हें वो लिबर्टी है। तो मैंने कहा, गज़ल इतनी फैली हुई है क्या? तब उससे और मोहब्बत हुई। फिर ये जिद हुई कि ऐसे वाले जगजीत जी को तो नहीं चाह सकते अपन। फिर उन तक पहुंचने की व्यवस्थाएं की। फिर माध्यम बने मेरे स्वर्गीय मित्र जितिन डावर, गोगी के नाम से पूरा शहर उन्हें जानता रहा। होटल श्रीमाया परिवार से उनका निस्बत है पूरी। और उस वक्त ये था कि इंदौर में किसी बड़े होटल के कोई पते नहीं थे। यदि कुछ एक नाम था कि कोई सेलिब्रिटी आके रुकी तो ये तय है कि श्रीमाया। श्रीमाया इंदौर का हस्ताक्षर रहा है इस मामले में। बाद के इंदौर ने तो बहुत विस्तार लिया कि सब आप रेडिसन और मैरियट से लेकर सब कुछ है यहाँ पे आज, लेकिन उस वक्त यही था। तो 2-3 जो उसके बीच में जो शो हुए साहब के, उसमें मैं देखा कि एक व्यक्ति बराबर कॉमन स्टेज पे किसी भी रूप में जाते हैं या फिर वो जगजीत साहब उनको कुछ टीज करते हैं तो वो 100-125 किलो का भारी काया बुलेट, मतलब बड़े आसानी से पहचान में आने वाली शख्सियत। मेरी किस्मत कही है या जगजीत जी के प्रति प्यार। किसी दिन RNT मार्ग पे रात को 2 बजे, मैं किसी व्यावसायिक काम से ही था, कुछ डेटा एंट्रीज वगैरह का काम चल रहा था उस वक्त हमारे IT कंपनी में। तो 2 बजे कुछ चाय वाय पीने के दौरान नीचे सिल्वर मॉल बिल्डिंग के सामने नीचे उतरना हुआ और वहाँ पे उनका बुलेट से गुजरना हुआ। मैंने लिटरली रोड पे कूद के गाड़ी रोकी हूँ। मैंने, भाई साहब 1 मिनट। तो बड़ी तलखी से बोला, ऐसे कैसे गाड़ी रोक रहे हो, कौन? मेरे भाई साहब आप जगजीत सिंह साहब के शो में अक्सर है साहब। तो मैंने बोला जी बिल्कुल, मुझे एक बार पास से उस शो देखना है और कभी उनसे मिल लूँ तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उन्होंने बड़ा मुझे विचित्र सा टास्क दिया कि सुबह 10 बजे मेरा घर ढूंढ के मुझे बिस्तर से उठा दो तो ये चैलेंज पूरा हो जाएगा। ये बड़ी अजीब सी कहानी है, लेकिन एक मित्रता की और जगजीत जी तक पहुंचने की। तो कैसे, बहरहाल वो लंबी कहानी, मैंने जैसे तैसे वो घर ढूंढा, उनको 10 बजे जाके उठाया, जो एक डिफिकल्ट टास्क था, नेक्स्ट लेवल। उनको बिस्तर से उठाना मतलब उनके घर वाले भी मना करते थे, इसलिए शायद उन्होंने मुझे वो चैलेंज, लेकिन मैंने उठाया। और विश्वास कीजिए कि ठीक अगले हफ्ते उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने इसलिए तुझे कहा था कि तेरी दीवानगी देखनी थी। और इस बीच उन्होंने मुझसे ये भी पूछ लिया कि कौन सी गज़ल मुझे पसंद है, क्या मेरा टेस्ट है, कि कहीं वो सतही कागज़ की कश्ती, बारिश का पानी, होठों से छू लो तुम, इसी में तो जगजीत सिंह सिमट नहीं गए। बिल्कुल। तो वो बाहर की चीज़ थी जो उन्होंने मुझसे पूछी। बहरहाल उन्होंने मुझसे मिलवाया साहब को। मैं बहुत कांपते हुए उनसे मिला, क्योंकि इस आपका खुदा आपके सामने हो। उसमें 3 बरस का समय लगा मुझे। लेकिन उसके बाद ये रहा कि हमेशा जब भी उस एयरपोर्ट पे से लेके उनकी वापसी तक उनके साथ रहना, या मुंबई में कभी हैं तो किस भी प्रकार से उनसे मिलना। उस दौरान उन्होंने जो कुछ दिया और जो कुछ उनको सुनने से समझ में आता है वही मैं स्टेज से डिलीवर कर देता हूँ। तो मेरे लिए कभी भी वो प्रोफेशनल शो नहीं है, एक श्रद्धा का विषय है। इसीलिए मैं शायद आपको कभी भी किसी शादी विवाह के समारोह में उनको गाते नहीं मिलूँगा। मैं मना भी कर देता हूँ, अच्छे बजट आते हैं उसके बावजूद, कि जहाँ पे वो खाने की प्रतिस्पर्धा लगी हो वहाँ पे मैं जगजीत सिंह जी का गाया हुआ मिर्ज़ा गालिब कैसे गा सकता हूँ। बिल्कुल। और वो कोई ऑर्केस्ट्रेशन की चीज़ है नहीं। तो कोशिश ये रहती है कि जितने भी मेरे बाहर के शो हुए वो सुनने वालों ने सुनने के लिए बुलाए थे। उस बीच में वहाँ चाय भी सर्व नहीं होती। तब भले ही वो 100 हो या फिर 1 लाख, मज़ा उतना ही आता है। भले ही वो 10 लोग हों, लेकिन सामने बैठ के जगजीत सिंह सुनने वाले हों तो उनको गाने का मज़ा आता है। और वैसे ही मैं हॉल शोज भी करता हूँ। बिल्कुल, वो दीवानगी सुनने में भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता। सॉरी। हम ये जानना चाहते हैं कि गज़ल गायकी और नॉर्मल जो गायकी रहती है, सामान्य जो गायकी हमारी, उसमें क्या डिफरेंस होता है? गज़ल का कंपोजिशन कैसे अलग होता है, इसके बारे में आप बताइए। सामान्य प्रज्ञा की बात है ये। देखिए, अर्थ को ही सुंदर किया जा सकता है ना। बिल्कुल, बेशक। आप एक गाली को जय जयवंती में कंपोज कर दो, अच्छी लगेगी क्या? बिल्कुल नहीं लगेगी ना, क्योंकि वाक्य के पास अर्थ नहीं है। तो गजल गायकी अपने आप में डिफर तो पहले तो इसलिए हो जाती है कि वो किसी शेर से निकल के आती है। बिल्कुल। शेर शायर के खून से निचोड़ा जाता है, उस चीज का सुंदर होना तय है। बेशक। अन्य गायकी की मैं बात करूं तो देखिए, संगीत तो संगीत है, बहुत सुंदर है। फिल्म म्यूजिक में भी कई गाने आपको अचानक से अपील कर जाते हैं। अभी वर्तमान दौर में जैसे पंजाबी लिरिक्स का बहुत बोलबाला है। हर तीसरे गाने में आपको समझावा की,
हाँ। झाड़ियाँ वे रांझणा वे, इसके बिना शायद ही कोई सा गीत देखने को मिल रहा है, सहारा लेना पड़ रहा है ना। आपके पास शायर लुधियानवी थोड़ी बचे अब। बिल्कुल सही बात। मैं समझता हूँ कि ठीक ठाक लिखने वाली परंपरा वो समीर साहब के साथ गई। वर्तमान में एक व्यक्ति तक महदूद है, वो मनोज मुंतशिर जी। आप देखिए उनका कोई भी गीत अर्थ लिए हुए होगा, है ना। तेरी मिट्टी में मिल जावा उन्होंने किया तो शुद्धतम पंजाबी किया और चरम तक गया वो देशभक्ति का गीत। हाँ, तो अच्छा लिखने वाला तो अच्छा ही लिखेगा। गजल गायकी डिफर इसलिए हो जाती है क्योंकि वो अच्छे अशार से आती है। आप जब कतील सिपाही साहब को गाने बैठेंगे तो निश्चित तौर पर आपको एक शास्त्रीयता तो होनी चाहिए उसमें, क्योंकि गजल है, और उसके बाद वो सूदिंग भी लगे, छू के निकल जाए, शेर का अर्थ भी खुल जाए। तो गजल गायक को ये तो बहुत, हाँ आपने जो एक बात पूछी बहुत अच्छी थी कि अंतर क्या है। अंतर है बर्ताव का। गजल गाते वक्त आपको लफ्ज को बरतना होगा। जैसा यदि कहीं पॉज है, जैसे कहा गया है कि कई बार समझे, तो समझे को भी आपको समझ के गाना पड़ेगा। जावेद अख्तर, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जावेद अख्तर साहब की एक नज्म है, मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, मगर भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भूलूं, कि तुम तो फिर भी हकीकत हो कोई ख्वाब नहीं, यहाँ तो दिल का ये आलम है क्या कहूँ कमबख्त, भुला सका ना ये वो सिलसिला जो था ही नहीं, वो एक ख्याल जो हम में कभी रहा ही नहीं, वो एक रब्त जो हम में कभी रहा ही नहीं, मुझे है याद वो सब जो कभी हुआ ही नहीं। अब इसमें उन्होंने एक लफ्ज़ कहा है कि कमबख्त। हमारे जो किंग हैं जगजीत सिंह साहब, उनको जब ये नज्म गानी थी, एल्बम है सिलसिले, उसमें ये नज्म है जगजीत जी ने गाई, आप सुनिएगा। पता नहीं उन्हें गाते वक्त लगा होगा कि कमबख्त को यथावक्त रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ तो दिल का ये आलम है क्या कहूँ कमबख्त, भुला सका, ऐसा कंटिन्यू किया उन्होंने। तो कमबख्त को जितना सौंदर्य देना था, जितना लिखने वाले ने दिया, उतना ही गाने वाले वैसा रख दिया गया उसको। तो ये सुंदरता है गजल गाने में बस। तो यहाँ गजल बहुत अलग हो जाती है। एंड आप गजल के अलावा आप कौन सा म्यूजिक सुनते हैं? डिफिकल्ट टू से, फिर मूड पे है। समटाइम्स मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरा जिनसे सानिध्य रहा पंडित मुकुल शिवपुत्र, जो पंडित कुमार गंधर्व जी के सुपुत्र हैं, तो बड़ा दुर्लभ गायन है उनका। तो क्लासिकल पे जाना है तो फिर उधर ही चले जाएंगे, या फिर मैं, हाँ वर्तमान दिनों में यदि मैं कुछ पसंद कर रहा हूँ तो वो प्रतिभा सिंह बघेल जी। यदि गजल गायकी में अभी कुछ ठीक ठाक और बहुत सुंदर सा हो रहा है तो वो सिर्फ प्रतिभा जी के स्कूल में हो रहा है, प्रतिभा जी के घराने में हो रहा है, रीवा से वो आती हैं। लेकिन उनको सुनना वास्तव में लगता है कि इस दौर में गज़ल बहुत अच्छी है। और आपकी जो जर्नी है उसमें आप ने गज़ल गायकी से शुरुआत की, उसके बाद में आप इवेंट मैनेजमेंट में भी आए हैं, आपने फिर पोइट्री भी शुरू की है, आप गज़लें कहते भी हैं खुद भी। तो वो सारी चीज़ें क्या प्रोसेस थी, आप वहाँ कैसे आए, एंकरिंग में कैसे आए? आपने बहुत अच्छे अच्छे मंच पढ़े हैं, तो वो सारी चीज़ें कहाँ से कैसे आपके पास आई है? इसका थोड़ा सा सीक्वेंस बदल दूंगा फिर मैं। इट वाज बेसिकली इवेंट मैनेजमेंट व्हिच ब्रॉट मी इनटू ऑल दीज फर्दर थिंग्स। एक्चुअली हम जैसे लोग जो होते हैं वो कुछ विचित्र ही मिट्टी टाइप के होते हैं। मैंने देखा मेरे अलावा भी जो इस फील्ड में काम करने वाले लोग हैं वो एक किस्म के जुनूनी लोग हैं, जो जिनका बिल्टअप बहुत अर्ली एज में हो जाता है। जैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग कहना चाहिए नहीं, लेकिन हकीकत यही है। मैं जब भी किसी स्कूल लाइफ में किसी फंक्शन में गया और मुझे तालियां बजानी पड़ रही वहाँ एज ऑडियंस, तो मुझे कोफ सी होती थी कि मैं मतलब यहाँ इतनी ये इनके साथ और ये बंदा कुछ बोल रहा है, तो मुझे तकलीफ होती थी उस बंदे से कि मैं इधर क्यों हूँ, मैं उधर रहना चाहता हूँ जब ये सब ताली बजाएंगे और ये भी बैठ के बजाएगा। एक अजब सी वो एक ललक होती है, शायद मंच वाले सभी लोगों के साथ ये होता हो कि उनको लगता है कि नहीं यार बियॉन्ड समथिंग। और जब कोई बुरा हो, कोई परफॉर्म कर रहा होता है, तब तो ज़्यादा लगता है कि तब उसके लिए सिंपैथी आती है कि ऐसा कर लेता। तो ये स्कूल लाइफ से वो डिबेट कॉम्पिटिशन्स और वो सुपठन प्रतियोगिता, सुलेखन प्रतियोगिता, इसमें अपन सबसे आगे बॉस, वो वाली बात 5वीं 6ठी क्लास से आ जाती है बंदे में। ये करते हुए कॉलेज लाइफ के बाद में यूँ हुआ कि
चीज़ों को आगे रह के करने की इच्छा थी, तब कोई टर्म नहीं थी, इवेंट मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी, चीज़ों को अच्छे से करने वाला बंदा होता था। इंदौर में इवेंट मैनेजमेंट की जब शुरुआत हुई 90s में, तो एक ही माध्यम था इंदौर के पास कि अभय प्रशाल, जहाँ पे आज लाभ मंडपम में, वहाँ पे ग्राउंड हुआ करता था उस वक्त पे, तो वहाँ पे फूड जोन लग जाता था, अंदर लेमिनेटेड स्टॉल लग जाते थे और कुछ एग्जीबिशंस घरेलू प्रोडक्ट्स की, समटाइम्स आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स की, कहीं फोकस्ड एग्जीबिशन वुमेन 2000 टाइप की, ये सब करना हम लोग इवेंट समझते थे कि एग्जीबिशन लगाना और एक फूड जोन बेचना, उधर झूले चक्री। इंदौर में उस वक्त मेघदूत उपवन के अलावा कोई तीसरा माध्यम था नहीं, तो लोगों को कहीं एक्स्ट्रा कुछ मिलता था कि 56 दुकान नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना, तो चलो वहाँ पे एक एग्जीबिशन लगी है, तो वो स्टॉल्स वगैरह प्रोडक्ट्स को बेचना, इस प्रकार की इवेंट्स हमने करनी शुरू की। उसके साथ में खुला पब्लिकली बोलने का, वो डिबेट और ये सब चीज़ें अलग, लेकिन कुछ अनाउंसमेंट करना है आपको पब्लिक में, हज़ारों पब्लिक सामने हैं, बहुत सारे लोग सुनने वाले, तो वहाँ से वो माइक फ्रेंडलीनेस आई। फिर सक्रियता से बड़ा श्रेय में दूंगा आदरणीय विजय गावड़े जी को, इंदौर शहर के बड़े मूर्धन्य संगीत साधक है, हारमोनियम और अकॉर्डियन जो राज कपूर साहब बजाया करते थे, आपको याद है, वो बजाने वाले इंदौर में वो दुर्लभ व्यक्ति हैं। और मंडोलिन एक साज होता है जो जिसे शाहरुख भाई ने बजाया था, तुझे देखा तो ये जाना सनम, उसके बड़े सिद्धहस्त वादक हैं वो। उन्होंने सबसे पहले मुझे ये कहा कि हॉल प्रोग्राम में एंकरिंग कर बनी थी। मेरे ठीक पहले या अभी तक हम सभी के श्रद्धेय संजय पटेल जी इंदौर में, उन्हें देखा सुना मैंने बहुत था, और उनको देख के लगता था कि कितना अच्छा बोला जा सकता है, तो वो प्रेरणा रही। और फिर इंदौर के सक्रिय संगीत के मंचों पे आया, और सौभाग्य रहा कि बड़ों का बड़ा आशीर्वाद मिला, जिसमें मेरे साथ चैलेंज ये था कि बहुत छोटी उम्र में, लेकिन बोलना था मुझे समटाइम्स मदन मोहन साहब के ऊपर, शंकर लाल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन, जयदेव साहब, रवि साहब के तबले पे बात करनी है आपको, समटाइम साहिर लुधियानवी पे बात करनी है क्योंकि लिखा उन्होंने, तो ये सब करने के लिए स्टडी करनी पड़ी। स्टडी करने के साथ साथ सीखने में आया, बड़े लोगों ने बड़ा सहयोग दिया, तो आई बिकेम हॉल प्रोग्राम एंकर। वो जगजीत सिंह उस वक्त से चल ही रहे थे जहन में, तो वो दोस्तों में ये था कि चौराहों की महफिल में या दोस्तों के गेट टुगेदर्स में, आओ जगजीत सिंह आओ सुनाओ कुछ, तो वो 4-6 गज़लें करना ही है। तो वो किसी दिन किसी ने मंच पे बोल दिया मुझे कि म्यूजिशियन बैठे, सब बैठे, भाई साहब हो जा तो गज़लें, ऐसा कुछ किसी आत्मीय सी महफिल में, पंच था बाकायदा प्रोफेशनल, गाया तो 1.5 घंटे 2 घंटे गाते रहा, मतलब इतना सुना गया, क्योंकि म्यूजिशियन भी साथ में अच्छे हुए। तो फिर वो दैट केम इनटू द गज़ल सिंगिंग। वो जगजीत सिंह साहब के नाम से उनकी पुण्यतिथि या उनके जन्मदिन पे 2 हॉल शो में करता ही हूँ। तो बाकी जहाँ बुलाया जाता है वहाँ उसी सम्मान से, जहाँ उनको सुना जाए तो वहाँ जाते हैं बस। कोविड के बाद आपने वो जो उनकी जन्म तिथि जो है जगजीत सिंह जी की, उसके बाद इवेंट नहीं हुए हैं ना शायद? हाँ, उसके बाद कर भी नहीं पाए हम लोग, क्योंकि देखिए एक शो ऑर्गेनाइज करना भी हॉल के स्तर पे इट कॉस्ट टू मच, यदि आप ईमानदारी से करते हैं तो, नीड्स स्पॉन्सरशिप्स एंड ऑल। तो उस दौर के बाद में थोड़ा सा वो मार्केट खराब हुआ, बहुत सारे प्रोग्राम ध्वस्त हुए उस दौरान। लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस अक्टूबर में ज़रूर साहब की पुण्यतिथि है 10 अक्टूबर, तो उसके आसपास 1-2 दिन इधर उधर शहर को ज़रूर एक अच्छा शो भेंट करने की इच्छा है। बिल्कुल, इस चीज़ की बेहद ज़रूरत है हमारे शहर को। मेरा आपसे एक और सवाल है कि आप गज़ल लेखन की तरफ आपका कैसे रुझान आया, और अच्छा लेखन आप किसे मानते हैं? अच्छे लेखन की तो परिभाषा देखिए है ही नहीं। अच्छा लेखन अच्छा बुरा होता भी नहीं, लेखन तो लेखन है। वो अमीश त्रिपाठी भी लिख रहे हैं मेलुहा के मृत्युंजय, तो आप स्वीकार कीजिए, वो आप तार्किक आधार पर वाल्मीकि और रामायण और रामचरितमानस से देखेंगे तो वो तो संदर्भ भी पता नहीं कहाँ गया, फिर भी बेस्ट सेलर हो आप, पाठक आपको आपका मिल ही जाएगा। बहरहाल बात यह है कि मेरी शायरी की, तो मैंने हमेशा कई लोगों को ये कहा है कि आप एक शेर या एक अच्छी पंक्ति तभी कर सकते हैं जब आपको दूसरों की 200 पंक्ति याद हो। बिल्कुल, है ना, आपको जब दूसरों के 200 या 250-300 शेर आपकी ज़बान पे होंगे तब आपका एक मिसरा कहने का दम बनेगा। यू विल बी क्वाइट नियरर टू दैट ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ गज़ल, जिसे बहर या उरूज अरकान में आप सब देखते हैं। तो मेरे साथ पॉजिटिवली ये रहा कि सोहबतें ऐसी रही कि दिन भर ही आप बहर से बाहर नहीं जाते थे,
सही मैं है। इनफैक्ट आज तक मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ से आपके स्टूडियो, अभी आपके साथ में गजल की बातें कर रहा हूँ, यहाँ से निकलूंगा, मेरी गाड़ी में कोई बैठेगा, निश्चित है, पक्की बात है कि वो बोलेगा भैया एक मिसरा हुआ सुनना, ये पक्की बात है। उसके बाद कोई तीसरा बैठेगा तो वो बोलेगा भैया कल एक नज्म सुनी वो फला की, अली जरियन की नज्म सुनी, सुनो भैया। तो यही होगा मेरे, अब ये मेरे साथ पिछले यदि 30-35 बरस से लगातार हो रहा है। आई डोंट थिंक कि मैं सीधी सीधी कोई बात भी कहूंगा तो बहर में होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि मेरे आसपास के संभाल के चलने वाले लोग इतने कि सब वो लिटरेचर और गजल के, हिंदी के, कौन बैठा है मेरी गाड़ी में पिछले 30-35 साल में? यही लोग बैठे हैं भाई। यदि मैं कहीं उतर के गाड़ी से गया हूं तो किसी मंच पे गया हूं तो मैं उस माहौल में रहा हूं, बिल्कुल सबकॉन्शियस में वो चीजें सेट हो जाती एग्जैक्टली। है। यदि मैं रात को कुछ नहीं कर रहा हूं तो विश्वास कीजिए आप कि मेरे अपने घर के टेरेस पे पीली 2 प्यारी सी लाइटें लगा के, मेरा ट्रैक सिस्टम लगा के मैं 2 घंटे जगजीत सिंह गा रहा हूँ, ये तय है। इसके अलावा मैं कहीं हूँ ही नहीं संसार में। तो मेरा लिखना इसीलिए हुआ कि एक ऐसी किसी बैठक में कोई बात है, भैया कोई ऐसी गजल हो जाती क्या, आप तो गा लोगे, ऐसे कोई मिसरे होते क्या 5 मिनट में? तो मैं ठीक है, अगेन वो चैलेंजिंग जागा मेरे अंदर कि यार अच्छा, मतलब ऐसे नहीं होती क्या? तो वही 5-7 मिनट में वो बैठक उधर चली रही है। मैंने बोला यार सुनना ये कौन से मीटर में है? तो मैंने उस वक्त पहला शेर कहा था कि नस्ल नौ नाम की एक कौम है, नस्ल नौ नाम की एक कौम है जो हमसे हुई, नहीं कौम, नस्ल नौ नाम की एक कौम है जो हमसे हुई, जो हमें बताती है कि यूं नहीं यूं होता है। वाह। नस्ल नौ नाम की एक कौम है जो हमसे हुई, जो हमें बताती है कि यूं नहीं यूं होता है, और जिस कहानी में हो 2 लोग मोहब्बत वाले, उस कहानी में कोई तीसरा क्यों होता है? अब ये कोई बहुत बड़ा शेर नहीं है, लेकिन देखा जाए तो कहीं सवाल है सादगी में। तो वो मैंने कहा तो बोले भैया ये तो पूरा फिट है। तो मैंने कहा ठीक है फिर करेंगे हम भी। तो बहर सीखी नहीं है आपने? नहीं, देखिए उसके बाद पढ़ना शुरू किया निश्चित मैंने। आप ऐसा अंधे में तो कोई काम नहीं कर सकते, तो करना भी नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने जो भी कुछ काम किए वो कभी छोटों से कभी बड़ों से, मुझे पूछने में कभी शर्म नहीं आई। मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि आज मेरी लिस्ट में जो लोग हैं वो मुझे यदि कोई चीज़ पूछता हूँ तो मुझसे छोटे होते हुए भी मुझे बताते हैं, जिनमें शहनवाज अंसारी है, मेरा भाई सतलज राहत है, धीरज चौहान है, अहमदाबाद से सावन शुक्ला है। हिंदी गीतों में यदि मुझे कुछ पूछना है तो मेरा सौभाग्य है कि मैं ज्ञान प्रकाश आकुल को आधी रात को फ़ोन लगा के पूछ सकता हूँ कि भाई बताना। रामायण द्विवेदी से पूछ सकता हूँ, नवल सुधांशु से पूछ सकता हूँ, अमन अक्षर जैसा नाम मेरा छोटा भाई है, ये मेरे लिए गर्व का विषय है। तो उर्दू के लिए ढेरों लोग हैं, शाश्वत सिंह दर्पण है, विष्णु विराट हैं, कि पूरा देश फैला हुआ भाई। एक फ़ोन पे आज सब हम रात भर बातें करते हैं। तो इट इज़ एक बहुत अच्छा कुनबा बना हुआ है मेरा। तो मैं कमाई है आपकी 30-35 यही कमाई है दरअसल, कि बोझिल तो लाइफ में कभी महसूस होगा नहीं मुझे, क्योंकि मेरे पास हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा या कोई ऐसा मिसरा होगा जिससे मैं वापस उठ के खड़ा हो जाऊँ। बिल्कुल। एक और सवाल था मेरा कि जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि कुछ शेर होते हैं आमद के शेर, एक गज़ल में कुछ शेर होते हैं जो आमद के होते हैं, जो ऊपर से आए हुए होते हैं, और कुछ शेर होते हैं बरामद के। तो वो आमद और बरामद के शेरों से मिलकर एक गज़ल बनती है। तो हम अपने लेखन में क्या चीज़ ऐसी रख सकते हैं, या पढ़ने में, या ऐसी चीज़ें जो हमको वो आमद और बरामद से चीज़ें बचाए रखे और वो सारे शेर आमद के रहें? फिर एक तो मेरी खुद की आमद ही नहीं है अभी शायरी में, तो मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं होता हूँ उस बारे में कहने के लिए। उस्तादों के सामने भी जाएगा ये वीडियो, तो मेरी हास्यास्पद स्थिति न बने, ज़्यादा ज्ञानी नहीं बन रहा मैं इस बारे में। लेकिन हाँ, जितनी मेरी एक खुद की समझने की समझ कहती है। आपने आमद की बात की, शेर तो हर कोई ही आमद का है। देखिए, क्या फूल पे एक ही आदमी ने शेर कहा क्या? बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूँ लाखों शेर होंगे, सिर्फ फूल की बात करें हम लोग तो। बिल्कुल। आंधी, दरख्त, पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, आप देखो ना, आप सबके पास सब कंटेंट सब कुछ है। बिल्कुल। फिर भी एक कोई शेर आता है आपके सामने बहुत नए से लड़के को, और आप बोलो हाय यार ये फूल कैसे देख लिया इसने। हाँ बिल्कुल। अभी तक तो हम वही देख रहे थे अब्बास ताबिश का कि ये जो फूल है मेरे हाथ पे से फूल न जान, मेरा दिल मेरे जिस्म के बाहर भी तो हो सकता है। बाहर, बिल्कुल। तो अब अब्बास साहब से बड़ी बात क्या ही कहेगा कोई, ये जो फूल है मेरे हाथ में से फूल न जान, मेरा जो दिल है मेरे जिस्म के बाहर भी तो हो सकता है जी। क्या परिभाषित कर दिया उस फूल को उन्होंने, एक सेकंड में पूरा सीन बदल के रख दिया। तो इस तरीके से भी कहा गया ना, आमद है ये, मैं तो यही मानता हूँ
कि यदि आप किसी चीज का जाविया, उसका एंगल, उसका परसेप्शन जो सोच रहे हो आप उसको बदल के रख दो तो ही तो शायरी है। हाय क्यों निकलती है? आप बहुत सारे शेर सुन के चुपचाप क्यों बैठे रह जाते हो ऐसे ही? हाँ ठीक है, कि आपको लगा कि हाँ लिखा जा सकता है सामान्य, लेकिन किसी ने सीन बदल के रख दिया हो। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, डॉक्टर बशीर बद्र। बताइए ना, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा जी। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छू कर नहीं देखा। कहाँ से लाएंगे डॉक्टर बशीर बद्र आप? बिल्कुल, ये जाफरानी पुलोवर उसी का हिस्सा है। अब पुलोवर पे कौन शेर कहता है भाई? डॉक्टर बशीर, ये जाफरानी पुलोवर उसी का हिस्सा है, कोई दूसरा पहने तो दूसरा ही लगे। तो ये जाविये ढूंढना, तो आप जहां आमद की बात कर रहे हैं ना, आप दुनिया ढूंढ आइए, माँ पर मुनव्वर राना साहब से बड़ा शेर निकाल ही नहीं पाएंगे आप कभी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? या ताहिर फराज साहब की नज्म ओ माई सुनते हुए यदि 10,000 में से 5,000 आंखें नम न हो तो क्या है ताहिर फराज साहब? ये हस्ताक्षर है साहब, है ना? गालिब की जैसी अक्खड़पन, जो ठोस शायरी, बादशाह अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, सीधा। तो ये आप इल्हाम की तो बात, ये सब लोग जो दे गए विरसा, इस पे जो नए लोग कर रहे हैं, जहां तक आप आ रही थी बात में, मैं तो मुझे घमंड इस बात का कि मेरे आसपास जितना भी सर्कल है उसको बड़ों के शेरों के प्रति, गजलों के प्रति बड़ा अदब है। वो माहेश्वर तिवारी जी का भी वही सम्मान करते हैं, डॉक्टर राहत इंदौरी का भी उतना ही सम्मान करते हैं, वो डॉक्टर किशन सरोज के गीत भी गुनगुनाते हैं, वो देवल आशीष को भी सुनते हैं, और सुनते नहीं है, कंठस्थ हैं उन सारे मेरे आसपास के जितने भी युवा हैं उन सबको वो गाते हैं। हम लोग महफिलों में देवल आशीष का गीत पूरा पूरा गाते हैं बच्चे। तो गालिब के शेर उन्हें याद है, मीर ज़ौक़ मोमिन से उनकी निस्बत है, रगबत है, तो बड़े अच्छे शेर निकाल रहे हैं। धीरज चौहान का शेर सुन के कोई भी हतप्रभ रह जाएगा कि अब खबर छाप दी जाएगी खुदकुशी की मेरी, 2-4 दिन हुए तालाब से निकला नहीं मैं। हाँ जी, क्या कहने इस बात के, कहाँ से लाएंगे आप? वो ये मुरारी मंडल करके बच्चा अभी बड़ा वायरल है, छोटा भाई है मेरा, मेरे उससे अच्छी बातचीत, कितना सादगी का व्यक्तित्व है कि आपके सामने से निकल जाए तो आपको लगेगा कि एक सामान्य सा लड़का जा रहा है, लेकिन वो 15 मिनट गुनगुना के निकल जाए तो आपके सामने से सेलिब्रिटी निकलेगी, मैं कहता हूँ। हाँ सचमुच, है ना? मैंने उनको जब पहली बार सुना था तब मैं बहुत ज्यादा ऐसे मेरा मन भर आया था। इन अश्कों से आंखें भिगोती तो होगी, मेरे गीत सुनकर वो रोती तो होगी। तो वो बड़ा वायरल हो रहा है। तो कितना अच्छा दौर चल रहा है गीत का, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं। और मेरा तो सबसे ये कहना है भाई कि जो कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, बड़ों का रिस्पेक्ट हमेशा करना है, क्योंकि लेजेंड्स जो दे के जाते हैं उसी लेगेसी को आप आगे बढ़ाते हैं, मेरा तो ये मानना है। तो कभी भी अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझे कि आप संपूर्ण हो गए। देयर इज ऑलवेज स्पेस टू लर्न, देयर विल बी स्पेस टू लर्न ऑलवेज। तो आपको आपसे अच्छा कोई मिल ही जाएगा। तो ये है कि बहुत अच्छी शायरी हो रही है, और पुरानों के साथ जो नया तालमेल है, जो रेस्पेक्ट है म्यूचुअल, बड़े लोग भी मैं देख रहा हूँ कि यदि आप पूछें तो बाकायदा बताते हैं वो, बिल्कुल बशर्ते आप में वो विनम्र भाव हो और आप में कोई अहम ना हो कि आप पहले से भरे हुए घड़े में तो कोई नहीं भर पाएगा, बिल्कुल नहीं, झुक के जाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा, और वो घड़े में क्या भरा है वो तो कोई जानता ही नहीं है। तो मेरा ये ठोस विश्वास है कि यदि सीखने के लिए अपने से छोटे से भी पूछना पड़े कि भाई मात्रा देख लेना है, तो पूछ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास है ऐसे लोग। ये भी ठीक है। एंड मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके जीवन में किताबों का क्या रोल रहा है, क्योंकि जैसे धीरज साहब की आपने बात की, उन्हीं का ही एक शेर है कि किताबें घोल के पीने के बाद का है अजाब, मुझ इंतखाब के मारे को शेर कहने हैं। तो क्योंकि हर बात कही जा चुकी है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अब किताबें पढ़ने के बाद पता चलता है हमको कि ये भी कहा जा चुका, वो भी कहा जा चुका, और इन सब के बाद जो इंसान घुटन महसूस करता है कि ये तो सब कह चुके, हम तो क्या ही नया कह लेंगे। उसके बाद फिर कैसे वो किताबें ही हमें लेके आती है, जो विनम्र भाव आपने कहा, तो किताबें ही लेके आती है, मैं तो समझती हूँ। तो आपके जीवन में किताबों का क्या रोल रहा है? आपके सवाल में जवाब था दरअसल, कि घुटन की जो आपने बात की ना कि अब सब तो कह दिया, हाँ। तब आपका काम आता है, मेरी निजी निगाह से मैं यदि देखूं तो दृष्टांत। कितनी छोटी सी एक कहानी है, पूरे महाभारत के खंड में आप देख लें कि एक वो सूत पुत्र था, वो कुंती ने बहा दिया था, वापस आया, सूत ने पाला, द्रोणाचार्य ने मना कर दिया,
उसको अपमानित किया गया, दुर्योधन ने दोस्त बना लिया, युद्ध में दुर्योधन के साथ लड़ा, दोस्ती निभाई, मर गया कर्ण, खत्म। बिल्कुल। इससे ज्यादा परसेप्शन मेरे ख्याल में श्रोताओं ने भी या दर्शकों ने भी, जितना महाभारत सीरियल में दिखा दिया, तो उनको पंकज धीर वो कर्ण, नए बच्चों ने वो एक नए बच्चे को दिखाया भी कर्ण के रूप में, तो वो एक जैसा दिखा दिया जाता है। क्या शिवाजी सावंत नाम के एक महामानव ने मृत्युंजय के रूप में जो 700-800 पन्ने रच दिए हैं, क्या उससे बाहर का कर्ण, उससे सुंदर कर्ण किसी ने देखा है आज तक? परसेप्शन कितनी कर्ण के आत्मकथा के रूप में कर्ण के चरित्र में जाके, और कितना बारीक विश्लेषण। कर्ण तो छोड़िए आप, शोण, वृषाली, उनकी जो धर्मपत्नी थी, शोण उनका जो छोटा भाई था, उसके कैरेक्टर में जाके उसकी आत्मकथा भी लिखी उसी किताब के अंदर। तो आप, मैं बता सकता हूँ कि विचार का विस्तार की कोई सीमा नहीं है। या तो वो गद्य पद्धति हो शिवाजी सावंत जी जैसी, उसके बाद में उन्होंने युगंधर भी किया है, जिसमें वो श्री कृष्ण की आत्मकथा लिखते हैं, और पहले पन्ने पे लिखने का साहस करते हैं कि 128 वर्षों का आज मेरा शरीर कदम वृक्ष की छांव में सुस्ता रहा है, मेरी श्वेत दाढ़ी मेरे बलकल से होकर मेरे घुटने तक जा रही है। तो जिस हिंदुस्तान ने कृष्ण को सिर्फ ये करके, वो मुरली में बांध के और वो मक्खन चुराना, गोपियों के पीछे भागना और ज्यादा से ज्यादा युद्ध लड़वा देना, ये देखा था, उस कृष्ण को 128 वर्षों में प्राण त्यागते हुए जब उनका शर पैर में घुसा हुआ, वहां से आत्मकथा शुरू करने का सामर्थ्य यदि किसी में, तो वो शिवाजी सावंत जी जैसे महान लेखक के गद्य में है। बिल्कुल। और मैं तो मानती हूँ उनको बहुत महान लेखक। मैंने जो लिटरेचर पढ़ा हुआ है उसमें से सबसे ऊपर मैं रखती हूँ, जितना भी थोड़ा बहुत अभी मैंने पढ़ा हुआ है उसमें मैं सबसे ऊपर शिवाजी सावंत को रखती हूँ, क्योंकि जब मैंने मृत्युंजय पढ़ी, मृत्युंजय का मेरे भी जीवन में बहुत अहम रोल है, क्योंकि जब आप जीवन जैसे जैसे मोड़ लेता है तो आपको उसे पता चलता है कि ये वाली किताब आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो 8-10 भाग जो हैं उसके, तो वो सारी चीज़ें, वो दुर्योधन का भी एक दृष्टिकोण बताते हैं कि नहीं, अगर ये जो है ये पांडव हैं ही नहीं, इन लोगों को मैं पांडव मानता ही नहीं हूँ, ये कुंती के पुत्र हो सकते हैं, अमाद्री के पुत्र हो सकते हैं, ये इनके नहीं हो सकते हैं, पांडु के। तो उनका जो दृष्टिकोण है वो हमारे जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। यकीन ऐसे आप गद्य को देखें तो गद्य को विस्तारित रूप में दिया गया है, किसी की लेखनी विस्तार ले लेती है तो बहुत डिफिकल्ट है। बिल्कुल दोनों ही चीजें, मैं कह रहा हूँ कि कविता एक चार कोई मुक्तक करते हैं ना, मुरारी या नवल जैसे लोग, जो हमको लगता सुन के नवल सुधांशु का एक मुक्तक है, जैसे आप देखिए कितना छोटा सा है कि तुम्हारी शाम तो महफिल में अक्सर मुस्कुराती है, हमारी शाम तो तन्हाइयों में बीत जाती है हमसे नफरतें बेहद, मगर एक बार तो बोलो हमारे गीत सुनकर ही तुम्हें क्यों नींद आती। वाह। अब नवल जब इसको गाते हैं तो वो एक माहौल बनता है पूरा। अब एक छोटे से मुक्तक में कितना सब कुछ है, और एक पद्य में भी कितना सब कुछ है, गद्य में कितना है, और वहीं एक छोटे से मिसरे में कहीं आप आ जाए, हमारा हाल तुम भी पूछते हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए था। अब फहमी बदायूनी जब इतनी बड़ी बात को यूं कह देते कि हाल मीठे फलों का मत पूछो, रात दिन चाकुओं में रहते हैं, तो बात तो दोनों पूर्ण है ना। बिल्कुल। तो गजल से ले लें, कविता से ले लें, पद्य से ले लें, परसेप्शन और दृष्टांत, कहा तो सब पे सब कुछ जा चुका है, लेकिन जो उसके बाद भी जाके देख ले तो ब्रह्मांड की सीमा ही कहाँ है फिर। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब चीजें हैं। और दो बहुत अच्छी और अलग अलग चीजें हैं कि आप एक छोटी सी दो बड़े से 4 पन्नों को आप 2 लाइनों में समेट देते हैं, और 2 लाइनों को आप बिल्कुल ऐसे एक किताब उस पर लिखी जा सकती है। सबका अलग अलग सौंदर्य होता है। फिर से हम एक गजल गायकी की तरफ आते हैं। जो नए लोग आप जो सुनते हैं, तो नई आवाज़ आपको किस तरह से अलग लगती है, या उनमें क्या एक ख़ास बात है जो आपको ज़्यादा प्रभावित करती है, और क्या चीज़ वो कर सकते हैं और चीज़ें कि जो है गज़ल और या म्यूज़िक जो है वो कैसे आगे और बढ़ सकता है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अगेन आई एम नॉट दैट बिग टू स्पीक अबाउट दिस एज सच। मैं कभी अपने आप को इतना बड़ा मान ही नहीं पाऊंगा कि मैं किसी को ज्ञान या सलाह दे सकूं, लेकिन हाँ, जितना मैं जानता हूँ, रेस्पेक्ट is the most beautiful word for all these things. Let it be music, let it be literature, let it be any kind of sports, wherever you are. आप नए गाने वालों की बात कर रहे हैं, गजल गाने वालों की, तो उनके लिए स्पेसिफिक मेरा सीधा सीधा एक रिक्वेस्ट है उनसे कि पहले शायरी पढ़ें,
शायरी के नज़दीक जाएं पहले, और कम से कम 1-2 साल तो मिसरे के आनंद में ही घूमे, है ना। आपको गज़ल गानी तो बहुत दूर की बात है, वो तो जो कर गए वो लोग कर गए बस, या बहुत समझ है जिन्हें वही कर पाएंगे। क्योंकि मैंने अगेन आपसे ये बात बोलूँगा कि गज़ल गायकी में जब भी आप होंगे तो आपका बर्ताव बहुत महत्वपूर्ण है। आप लफ्ज़, आप हिंदुस्तान में, मैं कहीं ऑर्केस्ट्रेशन में सुनता हूँ, आधे लोग ना, फोनेटिक्स का बहुत महत्व है गज़ल गायकी में। कई बार मैं सुनता हूँ, मुझे कोफ सी होती है एकदम से कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, बड़ी वो गायक बड़ी आसानी से कि फूल तुम्हें, मैं बोला यार क्यों भाई, वो फूल है जो होंठों को टच करके बोला जाएगा, उसमें नुक्ता नहीं है भाई, है ना। बड़ी तो वो तकलीफ फूल होती है। को आप फूल क्यों कर रहे हो, है ना, गैर जरूरी नुक्ते आप लगा रहे हो। खाना खाएंगे, अरे भैया खाना खाएंगे ना यार, वो खत लिखेंगे तब ख लगा ले, तो खाना खाएंगे क्यों बोल रहा है। तो सचमुच गलत जगह नुक्ता भी गलत है, और सही जगह नहीं लगाना तो गलत है ही। वो तो है। तो उस्तादों के आसपास बैठिए, उनके दरमियान रहिए, थोड़ा सा अपने अल्फाज सुधारिए, उर्दू खास क्योंकि गज़ल है तो उर्दू है, तो आपके अंदर वो नज़ाकत होनी चाहिए। आम जिंदगी में भी होता है ये तो कि वो फूल ही होता है, फूल हो ही नहीं सकता। तो वो उस पर काम करना ज़रूरी है। तो पहले वो तैयार होके और अपने लफ्ज़ को, अपने अल्फाज को, आवाज़ को तैयार करके अच्छे उस्ताद की ट्रेनिंग लेके फिर गज़ल गायकी में आइए तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि आपके पास अपना एक टेस्ट होगा कि यार ये गाऊंगा तो मज़ा आएगा। फिर आप किसी का कंपोज किया हुआ गा दोगे वो तो ठीक ही है, गायक हो आप, लेकिन आपके मन से जो धुन निकलेगी ना, वो किसी बहुत अच्छी गज़ल को देख के निकलेगी, जिसके लिए मैं भी वो तरन्नुम जो मेरा चैनल है उस पर ये सब नए लोगों की गज़लें इसीलिए बना रहा हूँ मैं लगातार। सावन शुक्ला की गज़ल है, उसमें सरगम अग्रवाल का एक गीत बनाया है मैंने, अचानक क्रुद्ध हो जाना, और बहुत सारे बशीर बद्र साहब का कलाम उसमें मैंने वीडियो किया है, इंदौर के ही बहुत अच्छे स्पॉट्स पे, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। तो ये कोशिश है मेरी उस चैनल के माध्यम से कि ऐसी कुछ नई गज़लें, उस प्रसिद्ध होना और वायरल और ये भाई उससे बहुत दूर की बात है, वो स्वांतः सुखायक। तो गज़ल गायकी वो है। इंदौर में अच्छे उस्ताद भी हैं। सबसे बड़ी बात है, इंदौर का सौभाग्य है, पंडित भव्यानंद जी भट्ट महाराज जो गज़ल तानसेन घराने से आते हैं वो यहाँ पर हैं, उस्ताद हैं जो उनका लाभ ले सकें तुरंत पहुँचे। उस्ताद हीरानंद दानीवर जी, गज़ल के लिए बता रहा हूँ मैं, और ये 1-2 ही नाम है गज़ल के लिए, बाकी जो भी हो रहा है ठीक है मैं नहीं जानता, लेकिन इन दोनों हस्तियों से मिलिए, सीखिए और फिर आइए गज़ल गायकी में, बड़ा मज़ेदार है। बहुत अच्छी बात है ये। जैसे एक चीज़ और कही जाती है कि अभी सुनने वाले नहीं रह गए। जैसे मैं भी जब कभी चीज़ें बातें होती है, लोगों से मिलते हैं हम, तो ऐसे कहते हैं कि अब गज़लें सुनने वाले या गायकी भी, जो गज़ल गायकी है वो सुनने वाले, ऐसे तहत में जो गज़लें पढ़ते हैं वैसे सुनने वाले नहीं रह गए हैं। तो वो किसकी गलती है या क्या है, ये क्या मसला है, ये आप इस बारे में क्या सोचते हैं और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? क्योंकि सुन तो नहीं रहे हैं लोग, बहाना ही। देखिए वसीम बरेलवी साहब का शेर है ना, मैं देखिए मेरे पास हर चीज़ का संदर्भ है और उसके साथ शेर भी होगा निश्चित तौर पर। यही वो जो ज़्यादा पढ़ने का नतीजा है ना, आपके पास हर चीज़ का जवाब होगा। कौन सी बात, पॉज देखिए आप, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। यू हैव टू हैव अ मैनर, है ना, कि कैसे रखना है बात को। अरे आप, मैंने क्या बात, आप तीसरी बार में बोल रहा हूँ, बरतना। आप गज़ल गायकी या सुनने वाले कैसे नहीं बचे साहब? सुनने वाले तो जगजीत सिंह जी का जिस टाइम आना हो रहा था उस टाइम तो गज़ल के खात्मे का दौर था कायदे से। तभी तो मैंने आपसे बोला कि वो बेडरूम से निकाल के गज़ल को ड्राइंग रूम तक ले आए, और कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं कि किसी बहुत बड़े कॉर्पोरेट शो में उनकी गज़लें बज रही हैं। तो हो रहा है ना, तरीका था कि आप, मुझे यहाँ से कुछ बदलना है। जैसे मैं भी जो अपने गज़ल शोज कर रहा हूँ तो मैंने बदलाव किया। क्या किया? बैठने के तरीके को बदल दिया। मैं पब चेयर्स पे आ गया। मेरे म्यूजिशियंस वेस्टर्न ड्रेस कोड में है, ऑल विद गिटार्स एंड सैक्सोफोन्स एंड ऑल ब्लैक ड्रेस कोडेड। मैं पब चेयर पे हूँ, मेरे ऊपर स्पॉटलाइट है, लेकिन बस मैंने एक ही चीज नहीं की। मैंने जिस तरीके से जगजीत सिंह साहब ने गाई है उसी तरीके से गाई, उसमें एक मात्रा का भी परिवर्तन नहीं किया, या मैंने अपने गले को 1% भी ज्यादा औकात दिखाने की कोशिश नहीं की। यदि उन्होंने कहा ना कि, उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं,
बड़ी नाजुक है ये मंजिल। ठीक, मुझे इससे ज्यादा आता होगा ना तो बड़ी ना, एज इट इज आप न्याय कीजिए। यदि मैं उसको बीट के डक 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 ऐसा कुछ कर दूं तो वो उनका अपमान है। वो रंग क्यों बदलना पड़ा? क्योंकि आजकल लोगों को वो पसंद आ रहा है। आप वो टिपिकल हारमोनियम लेके और 3-4 म्यूजिशियन ऐसे बैठा के यदि आप किसी को सुन रहे हैं तो या तो वो पंकज उधास जी हैं, या तो हरिहरन है, या प्रतिभा सिंह बघेल जैसी कोई बहुत सिद्धहस्त सीखी हुई गायिका हैं, ऋचा शर्मा है, चंदन दास हैं, तलत अजीज हैं। तो आप, क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं, लोग उनको वैसा सुनेंगे जैसा वो सुनाएंगे। बिल्कुल, है ना। अब आप पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो पब चेयर पे बैठ के आपको बांसुरी सुनाए। उनकी बैठक, उनकी पद्धति। लेकिन हम जैसे जो लोग हैं, हमको बदलना पड़ेगा। तो हमने बदला बस ये सीन, कि उसका लुक जो है वो आदमियों को ऐसा ना लगे कि कुछ भारी सा सुनने वाला है। तो वो गिटार्स और सैक्सोफोन्स और वो ड्रम किट्स और ये सब वो रख के, और उसके साथ में गजल का सौंदर्य वही रखते हुए मेरी कोशिश ये होती है कि वही का वही एल्बम वाला साउंड और वही पीस उतरे। इसलिए मेरे शो में संतूर भी होता है। मैं नहीं चाहता कि वो कीबोर्ड से निकला हुआ संतूर आए। मैं ओरिजिनल संतूर रखता हूँ मेरे शो में। तो बस ईमानदारी। और ये जो अभी आसान कहना और जो मुश्किल कहना है कि अगर लोगों को नहीं पता है, किसी लफ्ज़ का मतलब नहीं पता है उनको, तो वो उस चीज़ में वो हो जाते हैं ना, कट जाते हैं वहाँ से। तो वहाँ से ऑडियंस बढ़ जाती है आधा, तो कि आपकी ऑडियंस ऐसी हो गई है कि आसान कहने वालों की अलग ऑडियंस है, वो उनको सुनना पसंद करते हैं, और जो मुश्किल कह रहे हैं उनके लिए वो थोड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है, वो अगर अपना तरीका भी बदल ले तो। वो फिर बात वही समझ की जो आपने कही ना अपनी। देखिए, हटने वाला कटने वाला तो आज नहीं कल, एक सीढ़ी पहले एक सीढ़ी बाद कट ही जाएगा। और आप खुद भी जिस सर्कल में रहती हैं, आप जिस प्रकार के लोगों में, अंदर से आप भी जानती हैं कि वो कटने वाला दिख जाता है। बिल्कुल, बेशक। देखिए, कोई आप यकीन कीजिए कि आप शायरी की तरफ हैं, आपका रुझान इस तरफ है, आपके साथ बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी आती हैं। हिंदी भाषी हो, हिंदू आदमी हो, तुम मुस्लिम उर्दू की तरफ जा रहे हो, है ना। ये क्या धूम खजराने के उर्स में बैठे हो 3-3 बजे तक, आता है, सवाल आता है। लेकिन वहाँ मिलता है। यदि आप सीखने की स्थिति में हो तो आप वहाँ जाके, आप मुशायरा चल रहा है भाई, बड़े देश के शौरा पढ़ रहे हैं, तो हमारा मतलब उससे है। हम थोड़ी देख रहे हैं कि हम खजराना में, कि हम कहाँ पर हैं, कहीं पर भी है, उस वक्त सीखने को मिल रहा है। जिसे ढूंढना होगा ना, वो कठिन से कठिन सवाल निकालने की तलाश में रहेगा, है ना। आप देखिए कि एक 12वीं 11वीं की उसी लड़के को, फर्स्ट ईयर तक आते आते लड़के को एक पंक्ति मिल गई कहीं से, क्योंकि साहब ने गा दी थी। जुल्मत कदे में मेरे शबे गम का जोश है, एक शम्मा है दलील सहर सो खामोश है, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। अब ये मेरे दिमाग में फंस गया है। आपके सवाल में बताऊं, यदि मैं उलझ जाता और मुझे कटना होता तो मैं इतना बड़ा ये सुन के ना मैं मर जाता। बोल रहे ये कौन सुने दादा, क्या है ये, अफ्रीकन है कि क्या है ये, यही होगा। बिल्कुल। लेकिन जिसे वो कटना होगा वो कट जाएगा, और जिसे जुड़ना होगा उस लॉ से या उस रंग से, उस शायरी से या उस सूफीज़म से, उस कल्चर से, तो वो क्या करेगा, इसको रटेगा, और रटेगा सबसे पहले दौड़ेगा उसकी तरफ जिसको उसका अर्थ बता सकता है। जैसे मैं दौड़ता था डॉक्टर राहत इंदौरी की तरफ। सर, हाँ बोल रहे, सर ये क्या है? अरे यार, ये इसमें फारसी, गालिब की शायरी में फारसी उर्दू सब मिलेगा, ये परियों की महफिल है। अच्छा सर, तो पूरा शेर एकदम सा यूं आपके सामने चित्रित होता हुआ, जहां समझ में आया। अब ये बात अलग है कि कोई लोग उसकी खुशी मनाते कि यार चलो आज से इसका मतलब मालूम है, तो मेरे लिए कोई विक्ट्री होती थी कि आज अब ये अपने लिए वैसा नहीं है जो लोगों के लिए, तो वो चीज मुझे लोगों से ऊपर, हम एक पायदान ऊपर हैं अब उनसे। तो जिसको लोगों से ऊपर रहने की इच्छा होती है ना, वो सभी ढूंढ के सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, सब करते हैं। अच्छा, और एक बहुत अच्छी बात ना उर्दू को लेके हमको हमारे भैया ने बताई थी। शायरी जब भी होती है, अगर एक हिंदू या एक, मतलब शायरी को ऐसा माना जाता है कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन से ही बिलोंग करती है। तो रिलीजन क्या, मुस्लिम रिलीजन, उर्दू से जोड़ा गया मुस्लिम कल्चर को, बिल्कुल ठीक बात।
तो और लेकिन जैसे अभी बाकी लोग जो हम हिंदू लोग जो अब जब हम शायरी करते हैं तो ये कहा जाता है कि जो है उर्दू हमारी भाषा नहीं है। तो हमारे भैया को हम बता रहे थे एक दिन कि भैया ऐसे बोला हमको ऐसे कि हमारी चीज़ नहीं है ये, तुम हिंदी में लिखा करो। हमको बहुत लोग बोलते हैं क्योंकि, तो भैया बोलते हैं कि उर्दू को अगर आप शाब्दिक अर्थ अगर आप हिंदी में देखें तो उसका क्या होगा, उर्दू। तो आप अपना हृदय निकाल के दे रहे हैं उसमें उर्दू में। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ऐसे नहीं मान सकते हैं कि ये किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करती है या ऐसी चीज़ है। वो सबके लिए है, वो मन की आवाज़ है, उसको आप किसी चीज़ से जोड़ नहीं सकते हैं। कैसे कैसे दो, अरे टर्म ही अलग है, धर्म और भाषा। बिल्कुल, धर्म अलग, पंथ अलग। यार आप मैं कह रहा हूं कि कैसे मोहब्बत बयान कैसे करोगे आप उर्दू के बिना? बिल्कुल है ना, नामुमकिन है वो तो। ऑन द कॉन्ट्ररी वो जो निरापद और निराकार वाला इश्क है वो मीरा और सूर के बिना कैसे लिख दोगे आप? बिल्कुल, कहाँ तक जा पाओगे? महाकवि तुलसीदास कहते हैं ना भाई, हिंदी उर्दू की बात छोड़िए, मैं तो साहित्य की बात पे आता हूँ। यहाँ हिंदी उर्दू होता ही नहीं है। वी आर बेसिकली, यू एंड मी, लाइक पीपल आर वर्किंग ऑन लिटरेचर। यस वी आर। उसका एक पार्ट है उर्दू। अरे पढ़ तो तुम शिवाजी सावंत भी रही हो ना। बिल्कुल। कैसे बोल देते हो कि तुम उर्दू में? अरे उर्दू में लिखना उसकी वो एक लैंग्वेज है, हमारे कोर्स का एक पार्ट है, उसकी एक बहर है, उसका एक मीटर है, 2 1 1 2 1 2 2, ये सब इसमें खेलते हैं हम। ये मैथमेटिक्स है हमारे लिए। तो ब्लडी इट्स नॉट उर्दू हिंदी हिंदी और हिंदू मुस्लिम मुस्लिम का, ये तो कार्ड ही गलत है। जो कहते हैं, मैं तो सब तो कहता हूँ सबसे पहले जाहिल वो है कि उर्दू मुसलमानों। अरे किसने कह दिया भाई? तुम आम आदमी जो घर में अपनी बात बोलते हो तो कितनी बार ये बोलते हो कि अवश्य आइएगा। और तुम जरूर बोलते होगे, कुछ भी बोलते होगे, लेकिन बोलते तो हो भाई। बोलते तो है। मेरे मामा की शादी में जरूर अवश्य आना, क्यों नहीं तोतले में लिखते हो भाई? सही बात। हमारी मजबूरी है। बहुत नाजुक है मेरा छोरा। अरे नाजुक नहीं, वो नाजुक है, लेकिन फिर भी तो बोल तो रही भाई। अनपढ़ है, सब कुछ होता है, बोल रही है, लेकिन बोल रहे हो आप उर्दू मजबूर हो। फिर ऊपर से काट थोपते हो तुम तो यार, उर्दू में ज्यादा कर। अरे तो भाई हम उसको व्यवस्थित कर रहे हैं बस। ठीक है, हमें शौक है उस सीखने पढ़ने का, तो करिए भाई। ये एक तो शाब्दिक अर्थ दोनों के गलत हैं, और दूसरा ऐसा भी नहीं है कि दुष्यंत कुमार की गजलें पढ़ी नहीं गई। बिल्कुल। हिंदी के इतिहास का सबसे बड़े, तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल से थरथराता हूँ, तो सब कुछ कहा गया है और बहुत अच्छे से कहा गया है। प्रेमचंद भी, जयशंकर प्रसाद भी, महादेवी भी, सुभद्रा कुमारी भी वैसी सुनी जाती हैं, है ना। हमें याद है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, हमें सब याद। तो जिसे जो सौंदर्य है ना वो तो निकल के आएगा, चाहे वो हिंदी का हो चाहे उर्दू का हो। मैंने आपसे दोनों पक्षों पर बात की। मैं शिवाजी सावंत साहब को भी पढ़ूंगा, मेरा अधिकार है। और मैं मिर्जा गालिब की आखिरी गजल तक जाऊंगा कि वो क्या क्या अर्थ थे। मैं ज़ौक़ मोमिन में उलझा रहूंगा। मुझे यहाँ बैठे बैठे यदि उमर नजमी अच्छे लगते हैं तो मुझे अच्छे लगते हैं भाई। वो बाउंड्रीज होंगी कुछ भी, लेकिन हमको तो स्क्रीन पे बैठा हुआ एक पोएट दिख रहा है। बिल्कुल, वो सरहद नहीं रहती फिर। तहजीब वापिस सुने जा रहे हैं हिंदुस्तान में, उनको इतना चाहा जा रहा है। अली ज़रीन सुने जा रहे हैं, सभी सुने जा रहे हैं, अम्मार इकबाल सुने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सब अच्छा है। ये बहुत अच्छी शायरी है जो सुनी जा रही है, लोगों तक बहुत अच्छा लिटरेचर पहुंच पा रहे हैं लोग। मैं यकीन से कहता हूँ कि इंदौर की ही मैं सांस्कृतिक बात करूँ, जहाँ मैं बड़ा गर्व है मुझे कि शहर में हूँ मैं। या बड़े बड़े शायर आके, मैंने बड़े बड़े जश्न राहत तक का मैं हिस्सा रहा हूँ, जो हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा किसी शायर के लिए दिया गया सम्मान था। राहत साहब के रहते हुए पूरा शहर उमड़ा था उस दिन। लगभग 15,000 लोग अंदर, 15,000 लोग सड़क पे। ऐसी भीड़ तो क्रिकेट मैचों में होती है साहब, लेकिन उस दिन हमने ये सीन देखा है। मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ। तो सब अच्छा होता है, किया जाना चाहिए, तरीके से किया जाना चाहिए, और तो आप उस लेवल तक भी पहुंचते हैं, मैं तो कहता हूँ। इन बार्स को छोड़िए। और हिंदुस्तान, जैसा मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि इंदौर में इन बड़े बड़े जितने भी मुशायरे हुए ना, इनमें बड़े शौराओं ने जब अपना कलाम पढ़ा है तो उसके आगे वाली पंक्ति पहले इंदौर की आवाज में पढ़ती। इतना शेर व अदब के याद रखने वाले लोग इंदौर, बड़े बड़े शौरा बोलते हैं, बोले इंदौर में भैया नई चीज रखनी पड़ती है। वो अपने शेर अपने आगे बोलते हैं। सचमुच, हाँ बिल्कुल। ये लोग हैं, और ये 15-15, 20-20 हजार लोग। तो आप यहाँ अच्छा है अपने आप, मुझे लगता है कि अपने यहाँ कल्चर यहाँ से बहुत अच्छा आगे जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा लिखने पढ़ने वाले अभी जब भी जाओ तो सुनने को मिलते हैं। इनफैक्ट यहाँ के अपने रीजन के ओपन माइक्स में भी एक क्लास है,
जो मैं देख रहा हूँ कि यदि वो रजिस्ट्रेशन करके बंदा आया है तो वो चुटकुले सुनाने नहीं आया, उसकी ग्रामर में थोड़ी बहुत ताजगी होगी, कुछ जो सुधारी जा सकती है वो तो अच्छे, और उसको वहीं के वहीं ऐसे कोई बड़े भैया मिल भी जाते हैं जो सुधार देते हैं, हमारे यहाँ अच्छी बात है। बिल्कुल, ये होता है, बड़े हमको मिलते हैं वहाँ तो अपने यहाँ क्लास है, अच्छा हो रहा है और देश भर में अच्छा हो रहा है। ये मुरारी हैं, विनीत शंकर पुणे से हैं, रोज कोई ना कोई ऐसा नया नाम आता है। उधर उत्तर प्रदेश को तो ज्ञान जी, नवल भाई और इन लोगों ने बहुत अच्छा संभाला, वो नंदिनी श्रीवास्तव दीदी हैं, तो बहुत अच्छा कुछ दौर आएगा, देखिएगा आप, मुझे लगता है कविता और गजल का बिल्कुल आएगा। इस सिलसिले का आखिरी सवाल मैं अगर आपसे पूछूं तो वो ये है कि जो नए गाने वाले हैं, आप उनके लिए उनको क्या गाइडेंस अगर आप देना चाहें कि वो कैसे अपनी चीज़ों को, अपनी गायकी को, अपने लिटरेचर को कैसे आगे ले जा सकते हैं, गायन को कैसे अपना अच्छा बना सकते हैं, जो नए गाने वाले हैं? Again, I am nobody to guide as such, but suggestions are always there. Rather, it would be more precise if I say it's experience. करीब 30 से 1 बरस तो हुए मंच पे सक्रियता से, तो मुझे एक बात निजी रूप से हमेशा ये लगती है कि गाने के लिए आवाज नहीं लगती, और सीखा हुआ बहुत सो कॉल्ड पानी धसा मामा पापा हवा वट एवर, वो नहीं लगता। मेरे ख्याल में गाने में सबसे पहले लगती है आदमी की रूह। तो आप, यदि आपके अंदर रूह है और आपको ऐसा खुद को अच्छा लग रहा है कि ये मैं गा रहा हूँ और ये मुझे मजा आ रहा है, इवन इफ यू आर अ बाथरूम सिंगर और वॉट एवर, आपको मजा आ रहा है ना, तो फिर आप लोगों को सुनाओ, लोगों को सुना के आप देखो कि वो अच्छा लग रहा है उनको, फिर आप सीखिए, फिर आप अल्फाज को बरतना सीखिए, और फिर एक चीज को प्रस्तुत करिए। आप उसमें 4 साल का वक्फा ले लीजिए, लेकिन एक ऐसा गाना कि ऑडियंस को अपील हो। अब वो जैमिंग के नाम पे, या तू ड्रम ले आ मैं गिटार ले आता हूँ, तू फ्लूट बजा लेना मैं लीड सिंगर, और एक बैंड बना लेते हैं, और फिर वो आप रफ़ी साहब या किशोर दा के गानों के साथ में अन्याय कर रहे हो कुछ तो भी टाइप का, उसको कह रहे हो कि सो कॉल्ड वी हैव रीमिक्स्ड इट। सॉरी, प्लीज डोंट डू इट। उन्होंने जैसा गा लिया है वो बहुत अच्छा था, और हमेशा अच्छा, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास तुम, ठीक है। तो पहली चीज़ है। और दूसरा, गज़ल में जो आ रहे हैं, बहुत भाई रिक्वेस्ट है, सबसे पहले लिटरेचर, गज़ल क्या है, उसका इतिहास, अच्छे 200-400-500 शेर याद हों, है ना, और फिर एक हारमोनियम वगैरह, जैसे मैं नहीं कर पाया अपनी एज में, चूँकि व्यावसायिक चीज़ें बहुत थी, मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को, तो मैं वैसा निभाता हूँ जितना जगजीत सिंह जी के साथ रह के, या उनको वो उधार की कैसेट खरीद के सुना। तो बस मैं तो बोल के बैठता हूँ मेरे हॉल शो में कि भाई मैं गज़ल सिंगर नहीं हूँ, मैं कुछ सिंगर नहीं हूँ, मैं जगजीत सिंगर हूँ। तो मैं उनकी श्रद्धा से दिया जला के उनके लिए गा रहा हूँ, तो जैसा गाऊँ वैसा, और ईश्वर की कृपा है कि वो कुछ अच्छा लग जाता है किसी को। तो बाकी यदि आप लोग आ रहे हैं तो गज़ल गायकी के लिए विधिवत प्रशिक्षण लेकर आए, अच्छे गुरु का मार्गदर्शन, हारमोनियम वगैरह, स्केल वगैरह सब आपको मालूम हो, और फिर शायरी की समझ हो, तो निश्चित तौर पर गज़ल की दुनिया में बहुत बड़ा वैक्यूम है। प्लीज़ आइए। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर चौथे दिन कोई गज़ल सिंगर हारमोनियम लेके इंस्टाग्राम पे छाया हो, ताकि कम से कम ये शोर शराबा और ये कुछ तो भी जो घुस गया है ना, इससे थोड़ा सा जो गज़ल सुनने वाले लोग हैं उनकी रूह को सुकून मिलेगा। आप ज़रूर आइए गज़ल गायकी में, मैं तो आह्वान करता हूँ। और आखिर में हम ये सुनना चाहेंगे कि एक रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आप कुछ सुना पाएँ, 2 लाइनें आपकी जो सबसे पसंदीदा हो जगजीत सिंह साहब की। मेरे लिए सब कुछ उनका पसंदीदा ही है, लेकिन किस जोन में आप सुनना चाहेंगे? जो आपको, आपका सबसे पसंदीदा क्या है? मेरा सब कुछ है उनका पसंदीदा, लेकिन और वो क्वाइट वो ऐसा नहीं है कि बहुत आम जनता ने सुना भी हो, क्योंकि अक्सर पसंदीदा वही होता है जो बहुत खुल के सामने नहीं आता। लेकिन अब चूंकि बहुत सारे लोग सुनेंगे, तो मैं जो सामान्य सबने सुना हुआ है निदा फातली साहब का, कि से नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई, आहा ला 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 ला
ला ला ला ला ला ला, उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई, आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है, आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई वुड लव टू यू ऑल टू कम एट माई अक्टूबर शो। बड़ी श्रद्धा के साथ में करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि अक्टूबर में जहाँ जैसी आपको खबर मिले, इट वुड बी ओपन टू ऑल। बस वो जगजीत साहब के दीवाने और वो गज़ल सुनने के शौकीन लोग जो माहौल बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आई वुड इनवाइट यू। बिल्कुल बिल्कुल, श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।